नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हम दृष्टि आईएएस का प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज वाला पुस्तक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें बात हो रही है हमारी इतिहास की। और इतिहास में भी अपनी आज इस लेक्चर में या इस सीरीज में हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास की। प्राचीन इतिहास में हमारे 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है वैदिक सभ्यता या फिर वैदिक सिविलाइजेशन। देखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी चलने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर हमको जो है कंप्लीट करना रहता है। और इस चैप्टर में प्रश्न जो है वो थोड़े ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी चलने का आप लोग भी प्रयास कीजिएगा। और लेक्चर के अंत तक बने रहिए यार, कोई प्रश्न छोड़िए मत, ठीक है। प्रश्न सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आप जब जब प्रश्नों को देखेंगे तब तब आप चीज़ों को समझेंगे कि यह प्रश्न अलग है पिछले वाले से, ठीक है। घटना चक्र की सीरीज नहीं चल रही है कि उसमें प्रश्न का रिपीटेशन बार बार होता है। इसमें प्रश्न का रिपीटेशन नहीं है बार बार, बस शब्दों से खेला गया है। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारा जो यूपीएससी है वह शब्दों से ही खेलता है, तो खेलने की प्रैक्टिस कर लीजिए अभी से, ऐसा ना हो बाद में आपके लिए बोझ ज़्यादा बढ़ जाए। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वही पुरानी बात कि जो लोग चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हुए हैं वह जो है सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को दबा दें। और लाइक तो करते चलिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी हमको देते रहिए, ठीक है। और जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कमेंट करने के लिए कि बताइए इसका क्या आंसर होगा, उसको कमेंट करके बताया करिए, ताकि उसका गलत या सही उत्तर आपको बताया जा सके। गलत तो नहीं, सही उत्तर आपको बताया जा सके, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद या डी विनय पिटक। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लोहे का सबसे पहले साहित्यिक संदर्भ में प्रयोग तो ऋग्वेद में ही हमको देखने को मिला। साहित्यिक संदर्भ कहने का मतलब कि किस साहित्य में सबसे पहले बात की गई थी, आप इसे इतना आसानी से समझिए, ठीक है। किस साहित्य में सबसे पहले बात की गई थी लोहे को लेकर के, तो वह बात की गई थी ऋग्वेद कह रहा हूँ, सॉरी, यजुर्वेद में, ठीक है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो और अच्छे से आप चीज़ों को समझेंगे। देखिए, लोहे का साहित्यिक संदर्भ हमको यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में लोहे को श्याम अयस या कृष्ण अयस शब्दों से संबोधित किया गया, ठीक है। या नहीं, एवं भी आप ले लीजिए, ठीक है। श्याम अयस एवं कृष्ण अयस शब्दों का प्रयोग हुआ है लोहे के लिए यजुर्वेद में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है? ए सूर्य सूक्त, बी पुरुष सूक्त, सी दान स्तुति या फिर डी पूर्ण सूत्र। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पुरुष सूक्त भी 10वें ही मंडल में है जहाँ पर वर्ण व्यवस्था के बारे में बात की गई है। सूर्य सूक्त भी 10वें ही मंडल में है जहाँ पर विवाह समारोह के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में सूर्य सूक्त में विवाह समारोह का वर्णन है। पुरुष सूक्त को प्रथम स्रोत माना गया है, जिसमें चारों वर्णों का एक साथ हमको उल्लेख देखने को मिलता है। इसके अलावा दान स्तुति में संरक्षक द्वारा उपहार देने का उल्लेख है। उपहार, संरक्षक यानी कि जो गार्जियन, जैसे कि आप कह सकते हैं कि लड़की का पिता जो वर पक्ष को दहेज या फिर जो भी चीज़ें गिफ्ट करता है उसके बारे में बताया गया है दान स्तुति में। वहीं पूर्ण सूत्र में आर्यन द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले ऊनी वस्त्रों का उल्लेख किया गया, ठीक है। पूर्ण सूत्र में ऊनी वस्त्रों का उल्लेख है जो आर्यों द्वारा प्रयोग में लाए जाते थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कथन के रूप में यह प्रश्न है, तो चलिए कथन में पढ़ता हूँ। 2 कथन है। पहला कथन है कि आरंभिक आर्य जो अनिवार्यतः पशुचारी थे ने ऐसी कोई राजनीतिक संरचना विकसित नहीं की थी जिसे प्राचीन अथवा आधुनिक अर्थ में राज्य के रूप में मापा जा सके। दूसरा, राजतंत्र वैसा ही था जैसा कि जनजाति मुखिया तंत्र। जनजाति मुखिया के लिए राजन शब्द का प्रयोग होता था, जो मुख्यतः एक सेनापति था और जो अपने लोगों पर शासन करता था, किसी विशेष क्षेत्र पर नहीं। कूट है ए, दोनों कथन अलग अलग सत्य हैं और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है।
बी, दोनों कथन अलग अलग सत्य हैं किंतु कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन 1 सत्य, कथन किंतु कथन 2 असत्य है। और सबसे अंत में ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 सत्य है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कथन और कारण दोनों ही सही हैं और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण भी है। देखिए क्या है, किसी विशेष क्षेत्र पर नहीं, और यहाँ बोला गया कि जिसे प्राचीन अथवा आधुनिक अर्थ में राज्य के रूप में मापा न जा सके। ठीक है, राज्य की परिभाषा क्या है बताइए जरा आप लोग। इसका एक क्षेत्र होना चाहिए, एक एरिया होना चाहिए, निश्चित एरिया होना चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पर हर जगह पॉपुलेशन की बात की गई है, मतलब लोगों की बात की गई है, प्रजा की बात की गई है, हमारी और आपकी बात की गई है, लेकिन कहीं पर भी क्षेत्र की बात नहीं की गई और इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो सिंपल है कि नहीं। और हाँ, ये आर्य जो थे ना, वह पशुचारी या फिर चरवाहे थे, न कि कृषक थे। इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। वैदिक काल में जो भी आर्य थे, वैदिक सभ्यता में के ऋग वैदिक काल मतलब आरंभिक वैदिक सभ्यता में जो भी आ रहे थे वह पशुचारक अथवा चरवाहे हुआ करते थे, न कि कृषि थे, कृषक थे, कृषि कह रहा हूँ, न कि वे कृषि करते थे अथवा कृषक थे। हालांकि कुछ हद तक कृषि होती थी, लेकिन उतना बड़े पैमाने या व्यापक पैमाने पर नहीं होती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या, पहले इसका एक्सप्लेनेशन भी तो देख लें। देखिए, आरंभिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुचारण, कृषि का स्थान गौड़ था। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है, पर जनपद अर्थात राज्य क्षेत्र शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ है। ठीक है, आरंभिक आर्य कबीले के अंग थे, क्योंकि उन दिनों राज्य क्षेत्र या राज्य स्थापित नहीं हो पाया था। और दूसरे कथन का बारे में बात की जा रही है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रशासन कबीले के प्रधान द्वारा चलाया जाता था और वही युद्ध का सफल नेतृत्व भी करता था। वह राजन अथवा राजा कहलाता था। ऋग्वेद काल में राजा का पद जो होता था वह अनुवांशिक हो चुका था। एक एक चीज़ पे ध्यान देते चलिए, इसीलिए मैं बाकायदा लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में राजा का पद अनुवांशिक हो चुका था। राजा जो कि एक प्रकार का सरदार होता था, जिसके पास असीमित अधिकार नहीं थे और उसे कबायली संगठनों से सलाह लेनी होती थी। जो सभा और समितियां और विधत जैसी संस्थाएं होती थी, उनसे सलाह लेने के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। कब के लिए? ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में हमारी ये सारी बातें हुई हैं। ठीक है, यानी या फिर आरंभिक वैदिक काल के बारे में हमारी बात हो रही। ठीक है, या फिर आरंभिक आर्यों के बारे में हमारी बात हो रही। तीन चीज़ें मैंने बोली। ठीक है, या तो ऋग्वैदिक काल के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से चीज़ें होंगी तो असत्य होंगी। ठीक है, अथवा आरंभिक आर्यों के बारे में अगर बात होगी तो भी यह कथन सही हो जाएगा पूरी तरीके से, अथवा आरंभिक वैदिक काल के बारे में भी अगर बात होगी तो भी यह सारे कथन सही माने जाएंगे। ठीक है, अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, लेकिन चीज़ें एक ही होती हैं। जैसे कि अभी आपको एक प्रश्न मिलेगा, उसमें बात किया जाएगा पूर्व वैदिक काल के बारे में। ठीक है, आगे अभी वह आपको प्रश्न मिलेगा, पूर्व वैदिक काल बोला जाएगा। सिंपल, इसको अभी हम पिछले लेक्चर में पढ़े हैं। पूर्व वैदिक काल यानी वैदिक काल के पहले कौन सा समय था? हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाएगी ना वहाँ पर। ठीक, तो ध्यान रखते हुए चलिए चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आर्यों के सांस्कृतिक उपादान। उपादान यानी कि ग्रेच्युटी होती है एक प्रकार की। सिंपल और बिल्कुल आसान भाषा में समझिए तो एक तरह का उपहार। ठीक है, अथवा भेंट लिया। ठीक है, उपहार लिया या किसी से भेंट स्वीकार किया, इस प्रकार की चीज़ों को हम ग्रेच्युटी में बोलते हैं। ठीक है, सिंपल और बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ प्रश्न को समझने और आगे भी इस प्रकार के शब्दों के साथ खिलवाड़ करने के लिए। ठीक है, शब्दों से खेलना शुरू करिए आप लोग भी। देखिए, आर्यों के सांस्कृतिक उपादान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आर्य सांस्कृतिक उपादान द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए हैं। दूसरा, प्राक आर्य जातीय उपादान वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृत के अंग हैं। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न ही दो। चलिए, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, दो के दोनों ही कथन गलत है। देखिए, वास्तव में यह ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर दे दिया गया है। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देखिए तो आप और अच्छे से इसको समझेंगे।
देखिए, आर्य जो सांस्कृतिक उपादान थे वह उत्तर वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृत से आए थे, ठीक है। और जबकि प्राक आर्य जाति उपादान दक्षिण की द्रविड़ और तमिल संस्कृत के अंग थे, ठीक है। दोनों के बारे में, उपादान के बारे में आपको बता ही दिया गया है, तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्राक यानी प्रारंभिक होता है, ठीक है। इसका अर्थ होता है प्रारंभिक अथवा आरंभिक, आप कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, प्राचीन भारत में विभिन्न संस्कृतियों के उद्भव के स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हड़प्पा संस्कृत का उद्भव सिंधु नदी की घाटी में हुआ था। दूसरा, वैदिक संस्कृत का विकास मध्य गंगा नदी घाटी में हुआ था। और तीसरा, वैदिकोत्तर संस्कृत का उद्भव पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ था। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, और सबसे अंत में ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल और केवल पहला कथन सही है। देखिए, वैदिक संस्कृत का विकास मध्य गंगा घाटी में नहीं हुआ था। वैदिक संस्कृति वास्तव में अगर आप सिंपल भाषा में समझना चाहें तो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में वैदिक संस्कृति अथवा ऋग वैदिक काल की संस्कृति अथवा आरंभिक आर्य निवास करते थे, ठीक है। पंजाब और हरियाणा का वह क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है। अब समझिए, तो क्या यह मध्य गंगा घाटी में पड़ता है पंजाब और हरियाणा क्षेत्र? नहीं ना, यह पड़ता है पश्चिमोत्तर क्षेत्र और पंजाब के आसपास पड़ता है, ठीक है, जो मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र है। अब गंगा नदी से मत लेने लगिएगा कि बीच में चले यहाँ गंगा नदी के, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत का जो विकास हुआ था वह पश्चिमोत्तर प्रदेशों और पंजाब में हुआ था, जबकि इसका जो विकास हुआ था वह हुआ था पश्चिमी, बताइए, पश्चिमी गंगा घाटी में, ठीक है। विकास पश्चिमी गंगा, ये एक्सप्लेनेशन से समझिए बात, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा बताऊँगा तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। देखिए, हड़प्पा संस्कृत का उद्भव और विकास के बारे में तो कोई सवाल ही नहीं उठता, या सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र पर हुआ था। बात करते हैं वैदिक संस्कृत की, तो देखिए, वैदिक संस्कृत का उद्भव पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ था, और इसका विकास जो है वह पश्चिमी गंगा घाटी में हुआ था। जबकि जो उत्तर वैदिक यानी कि ऋग्वेद काल के बाद के जो भी वेद रचे गए थे जब उनको बोला गया उत्तर वैदिक। कौन कौन से वेद थे? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब वेद जिस समय लिखे गए थे उनको बोला गया उत्तर वैदिक वेद, ठीक है, या फिर उनके समय को बोला गया उत्तर वैदिक काल। सिंपल ऐसे समझिए आप लोग, ठीक। तो जो उत्तर वैदिक संस्कृति थी वह मुख्यतः लोहे के प्रयोग पर आश्रित थी और मध्य गंगा घाटी में फली और फूली। मध्य गंगा घाटी बोलने का मतलब है कि आप गंगा के बीच वाले क्षेत्र पे आ जाइए, सिंपल और सरल तरीके से, ठीक है। आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं। आर्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इन लोगों का मूल निवास स्थान यूरेशिया था जो आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता था। दूसरा, इन लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। और तीसरा, घोड़ा आर्यों का महत्वपूर्ण पशु था। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, अथवा डी 1, 2 और 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मुख्य व्यवसाय इनका पशुचारण था, या ये चरवाहे थे, ठीक है। बस जैसे वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में आपको एक्सेप्शन बताया गया ना, कहीं पर भी लोहा आ जाए, मंदिर आ जाए और घोड़ा आ जाए या फिर युद्ध आ जाए तो वहाँ पर आपको काट देना है। युद्ध यानी शांतिप्रिय भी आप ले सकते हैं कि शांतिप्रिय नहीं थे यह लोग, अगर आ जाए कहीं पर तो वो भी आपको गलत मानना होगा। युद्ध नहीं करते थे तो शांतिप्रिय ही होंगे ना भाई। चलिए, तो ये तो हमारा हो गया इसी प्रकार से गलत, ठीक है। आइए आगे इन सब के बारे में देखते हैं। देखिए, इसकी लोकेशन, आल्प्स पर्वत की लोकेशन आज आपको एटलस में अभी देख लेनी चाहिए। जहाँ पर भी इन सब चीज़ों की चर्चा हो ना, जो भौतिक अवस्थितियाँ या फिर प्रकृति के भौतिक स्वरूपों के बारे में जहाँ पर भी बात हो, ठीक है, उसको आप एटलस में उठाइए और प्रकृति के उस नज़ारे का आनंद लीजिए। आपके पास पूरी दुनिया 150 पन्नों में पड़ी हुई है, उठा करके उसका आनंद जरूर लिया करिए, ठीक है। देखिए, आर्य जो थे वे मध्य एशिया से भारत की ओर आ गए थे। मूल निवास स्थान इनका आल्प्स पर्वत का पूर्वी क्षेत्र में स्थित यूरेशिया में था,
और यह बात आनुवांशिक आधारों पर भी सिद्ध हो चुकी है। ठीक है, देखिए आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वह पशुचारण था। कृषि का स्थान काफ़ी निम्न था इनके समय में। ठीक है, आरंभिक जो आर्य थे, आर्य लोगों के जीवन में घोड़े का सबसे अधिक महत्व था। सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोगों को घोड़े से मतलब नहीं था, लेकिन आर्यों के जीवन में घोड़े का बहुत अधिक महत्व था और इन्हीं घोड़ों की तेज गति के कारण ही वे अलग अलग दिशाओं में फैले और वे कई युद्धों को जीतने में भी सक्षम हो सके। ठीक है भाई, स्पीड मेंटेन थी ना, जैसे जो लगातार पढ़ रहा है, आपने तो बीच में लेक्चर छोड़ा भाग गए, लेकिन जिसने लगातार लेक्चर देखा उसके बाद बुक से उसको सॉल्व किया फिर लेक्चर देख लिया, उसको क्या भूलना। ठीक है, तो थोड़ा सा आप भी बदलाव लाइए। नेक्स्ट, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, यह सबसे पहला वेद है। दूसरा, इसमें पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है। तीसरा, ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से मिलती हैं। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा सही उत्तर है। ए केवल एक, बी केवल एक और तीन, सी केवल दो और तीन, अथवा डी 1, 2 और 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 3 के तीनों ही कथन सही है। ठीक है, ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल जो है वह सबसे नवीनतम है अथवा सबसे बाद में उनको जोड़ा गया था। ठीक है, और प्राचीनतम 2 से लेकर के 7 तक का है, सबसे ज़्यादा प्राचीन। ठीक है, उसके बाद 8, 9 लिखा गया, लेकिन सबसे बाद में जो लिखा गया या सबसे नया जो है वह पहला और 10वां मंडल है। ठीक है, बाकी यह सबसे पहला वेद है, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है या फिर कोई भी बताने जैसा कुछ है नहीं। ठीक है, यह सबसे पहला और प्राचीनतम ग्रंथ है। भारत में आर्यों की जानकारी भी हमको ऋग्वेद से ही मिलती है और आर्य शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 36 बार हुआ है, जन शब्द का 275 बार। देखिए, एक वैदिक काल को लेकर के या फिर वेदों से संबंधित एक पूरा का पूरा कंपाइलेशन का लेक्चर पढ़ा हुआ है। ठीक है, लगभग 30-40 मिनट का है वह, तो जा करके उसको ज़रूर आप देख लीजिए, उसमें सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पर कभी कहीं पर आपको सभा देखने को मिलेगी, कहीं समिति देखने को मिलेगी, कहीं विदत देखने को मिलेगा, तो इन सबको मैंने सोच रहा हूँ स्किप करते चलूँगा कि विदत सभा समिति को यहाँ पर ना ही समझाया जाए तो बेटर होगा, वहाँ पर जा करके आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, टाइम भी हमको देख करके चलना है ना। देखिए, तो ऋग्वेद का 10वां मंडल जो या 10वां भाग जो है वह सबसे बाद में जोड़ा गया, पहला और 10वां। ठीक है, और 2 से 7 तक सबसे प्राचीनतम है, उसके बाद 8, 9 लिखा गया और उसके बाद 2 और 10। ठीक, अवेस्ता की बात करते हैं। देखिए, अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। दोनों ग्रंथों में बहुत से देवताओं और सामाजिक वर्गों के नाम भी हमको समान मिलते हैं। इसी कारण यह भी लोग कहते हैं कि जो आर्य लोग थे वह ईरान से आए थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि वैदिक संस्कृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सरस्वती आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी, इसीलिए इसे नदीतम या नदीतमा कहा गया था। दूसरा, आर्यों का निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता था। और तीसरा, आर्यों में सवदाह प्रथा का प्रचलन था। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2 अथवा डी 1, 2 और 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। सिंधु आर्यों की सरस्वती आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी, न कि सबसे प्रमुख नदी थी सिंधु। ठीक है, बाकी सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, इसीलिए नदी तमा अथवा नदीतम कहा गया। ठीक है, और जो आर्य लोग थे वह सिंधु नदी तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में रहते थे। ठीक है, और इन क्षेत्रों में अफगानिस्तान के भी कुछ भाग रहते थे। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, ये भी आप जानते हैं सिंधु क्षेत्र के अथवा सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के तट के आसपास ही हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हमने हड़प्पा घाटी सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था। ठीक है, देखिए, सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी। ऋग्वेद में सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों के नामों का उल्लेख भी किया गया है। सरस्वती उनके द्वारा उल्लेखित दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी थी और इसे नदीतम अथवा सर्वश्रेष्ठ नदी अथवा नदीतमा कहा गया है। ठीक है, आर्य लोगों ने जहाँ पहले निवास किया वह प्रदेश सप्त सिंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसमें अफगानिस्तान का भी कुछ भाग पड़ता था। आर्यों की सवदाह प्रथा के प्रचलन के साथ हमको मध्य एशिया में दक्षिण तजाकिस्तान, पाकिस्तान की स्वात घाटी,
इराक क्षेत्र और गोमल अथवा गोमती घाटी में लगभग 1500 ईसा पूर्व के मिलते हैं। ठीक है, अभी 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 तक हमारी बात ना ऋग्वेद काल के लेकर के ही हो रही। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऐसा नहीं गलत कर दीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में आर्यों के नाम का उल्लेख मिलता है? ए हिट्टाइट, बी कस्साइट अथवा सी मितिन्नी या फिर डी उपर्युक्त सभी में। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी में हमको आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानिए। इन सभी से आप जो है, मुझे उम्मीद है कि नवीनतम परिचित होंगे, बस मितन्नी को छोड़ करके। ठीक है, देखिए आर्य नाम का उल्लेख जो है अनातोलिया अथवा तुर्की में 19वीं से 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हिट्टाइट अभिलेख में है। इराक में 1600 ईसा पूर्व के कस्साइट अभिलेख में मिलता है और साथ ही साथ सीरिया के मितन्नी अभिलेखों में भी हमको आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। यहाँ से ध्यान दे दीजिएगा आप लोग कि हिट्टाइट अभिलेख कहाँ पर मिलता है या फिर कहाँ का है, तो वह अनातोलिया अथवा तुर्की का 19वीं से 17वीं सदी ईसा पूर्व का है, जहाँ पर आर्य शब्द का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा कस्साइट अभिलेख जो है वह कस्साइट अभिलेख जो है वह इराक का 1600 ईसा पूर्व पुराना अभिलेख है और उसमें भी आर्य शब्द का उल्लेख हमको मिलता है। और सबसे अंत में जो मितन्नी अभिलेख है वह सीरिया का है और उसमें भी हमको आर्य शब्द का उल्लेख देखने को मिला है। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि वैदिक संस्कृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ए ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। बी इस काल में दस्यु शब्द का प्रयोग डाकुओं के लिए किया गया था। सी आर्यों की पश्चिम एशिया और भारत में सफलता का कारण अश्वचालित रथ थे। और सबसे अंत में ऑप्शन डी पंचजन आर्यों के 5 कबीलों का समूह था। आपको बताना है कि उपरोक्त में से या इन सभी कथनों में से कौन सा कथन गलत है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दस्यु शब्द का प्रयोग जो है आर्यों ने यहाँ के मूल निवासियों अथवा यूँ माना जाता है कि सिंधु घाटी के लोगों के लिए किया था, न कि डाकुओं के लिए किया था। ठीक है, बाकी सभी कथन सही हैं। आइए बारी बारी से देखते हैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। देखिए, ऋग्वेद में दस्यु जो है यहाँ के मूल निवासियों कहा गया। आर्यों के जिस राजा ने उन्हें पराजित किया, यानी कि दस्युओं को पराजित किया था जिस राजा ने, उसे ऋष दस्यु कहा। और ऋग्वेद में दस्यु हत्या शब्द का बार बार हमको उल्लेख भी देखने को मिला है। दस्यु लोग लिंग की पूजा करते थे। ठीक, यानी कि क्या हुआ बताइए, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह भी तो लिंग और योनि की पूजा करते थे। वहीं से इस शब्द को बताने और समझाने का यहाँ प्रयास किया गया कि जो आर्य लोग थे वे दूसरे बाहर से आए और यहाँ पर उन्होंने लोगों के साथ अत्याचार किया जो कि यहाँ के मूल निवासी थे। ठीक है, अब ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया और जिसका पुरंदर का अर्थ होता था दुर्गों को तोड़ने वाला, और इंद्र आर्यों के सबसे प्रमुख देवता थे। ठीक है, दुर्गों को तोड़ने वाला। हड़प्पा सभ्यता में देखा हमने कि हर जगह जो है वह दुर्ग बनाए गए थे। ठीक है, हर जगह या हर शहर में दुर्ग बनाए गए थे, तो किसी को ने दुर्ग को तोड़ा। इस प्रकार से ये लोग चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। आर्य लोग हर जगह इसलिए जीतते गए, इसके बारे में तो बात हो गई, क्योंकि उनके पास घोड़े थे। ठीक है, और उन्होंने पश्चिम एशिया और भारत में पहले इन रथों को प्रचलित भी किया। अश्वचालित रथ थे उनके पास और पश्चिम एशिया और भारत में सबसे पहले रथों का प्रयोग आर्यों के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, और उन्होंने जो है कांसे के बेहतर हथियारों का भी प्रयोग किया था। ठीक, अब देखिए पंचजन के बारे में बात करते हैं। देखिए, पंचजन आर्यों के 5 कबीलों का समुदाय कहलाता था। ये आपस में लड़ते रहते थे और कभी कभी आर्योत्तर जानों का भी सहारा लेते थे, यानी दस्युओं का भी सहारा इनके द्वारा लिया जाता था एक दूसरे से झगड़ा करने के लिए। ठीक, मैन पावर तो सब जगह चाहिए ही होती है, बस सिंपल सा लॉजिक है। चलिए आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। वैदिक संस्कृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दसराग युद्ध परुषणी नदी के तट पर हुआ था। दूसरा, इस काल में अधिकांश लड़ाइयों का कारण गाय होती थी। और तीसरा, आर्य लोग नगरों में रहते थे। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, सी 1 और 3 या डी 1, 2 और 3। चलिए,
सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहला कथन सही है। आर्य लोग नगरों में नहीं, आर्य जो सभ्यता थी वह ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, चलिए देखिए, दसराग युद्ध जो हुआ था वह भरत कुल के राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच हुआ था, और यह युद्ध जो है वह परुष्णी नदी या परुष्णवी नदी के तट पर हुआ था, जिसे आज के समय में वर्तमान नाम उस परुष्णी अथवा परुष्णवी नदी का रावी है। ठीक है, इसी के किनारे दसराग युद्ध हुआ था भरत कुल के राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के मध्य। ठीक है, और इसमें जो है वह भरत कुल के राजा सुदास जीत गए थे, और इसी कारण आगे चल करके भरत कुल के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। ठीक है, और देखिए, इस काल में गाय को सबसे उत्तम धन माना जाता था। आर्यों की जो अधिकांश लड़ाइयाँ होती थी वह गायों को लेकर के ही होती थी। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गोविष्ट माना गया, अर्थात गाय की खोज या गाय का अन्वेषण। ठीक, आर्य लोग नगरों में नहीं, वे गढ़ बना करके मिट्टी के घर वाले गांवों में रहते थे। आर्य पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। कहीं आ जाएगा तो आपको क्या करना है, वह आंसर हो जाएगा गलत। ठीक, वे मिट्टी के घर बना करके रहते थे गांवों में। ठीक है, जैसे आजकल आपके और हमारे गांवों में है। आई, ऋग्वैदिक काल में राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, इस काल में राजा का पद आनुवांशिक हो गया था। दूसरा, इस काल में सभा और समिति दोनों महत्वपूर्ण संगठन थे। तीसरा, इस काल में स्त्रियां सभा और विदत में भाग लेती थी। नीचे दिए कोड का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर का चयन करना है। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी 1 और 2 अथवा डी 1, 2 और 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 3 के तीनों ही कथन सही हैं। ठीक है, विदत देखिए गांव के विद्वान लोगों की एक सभा होती थी, बिल्कुल सामान्य भाषा में आप जानिए, और सभा जो है वह बताइए मंत्रियों की एक परिषद होती थी। ठीक है, बाकी डिटेल के लिए आप जरूर जाकर के वह वेद का लेक्चर देख लीजिए। कहीं से भी वेद से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा, बड़ी ही आसानी से उसको कर ले जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ बताया जा रहा है, अब एक्सप्लेनेशन देखिए कि ऋग्वेद काल में जो राजा का पद था वह अनुवांशिक हो चुका था और वह राजन कहलाता था। उसके हाथ में लेकिन असीमित अधिकार नहीं थे। उसे कबायली संगठनों की सलाह लेती पड़ती थी। ठीक है, कबीलों की आम सभा जो समिति कहलाती थी वह अपने राजा को चुनती थी। यानी जो समिति थी, जो कबीलों की आम सभा थी, वह जो है समिति कहलाती थी और वह राजा का चुनाव करती थी। ठीक है, ऋग्वेद में जो है ना कुल के आधार पर बहुत से संगठनों का उल्लेख किया गया है, जैसे सभा, समिति, विधत और गढ़। इनमें से सभा और समिति दोनों महत्वपूर्ण थी। ठीक, और राजा को इनका समर्थन भी होता था। ठीक है, या यूं कह दीजिए कि राजा को इनका समर्थन होना अनिवार्य भी था। नेक्स्ट, स्त्रियों की दशा ऋग्वैदिक काल में अच्छी थी। वे यज्ञ, सभा, विधत आदि में भाग लेती थी। ठीक है, उनका उपनयन संस्कार भी होता था वैदिक काल में। ठीक है, आरंभिक वैदिक काल में या वैदिक संस्कृति में अथवा ऋग्वैदिक काल में, लेकिन बाद में धीरे धीरे, चलिए अभी प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे। वैदिक संस्कृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस काल में अयस शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के अर्थ में होता था। दूसरा, इस काल में चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग होता था। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 और न ही 2। चलिए, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 2 के दोनों ही कथन सही। लाल और काले रंग का मृदभांड कब प्रचलित था बताइए? लाल और काले रंग का ये आता था आपका सिंधु घाटी सभ्यता में। आर्य जब आए तो इनके द्वारा चित्रित धूसर मृदभांडों का काफ़ी विशिष्टतया प्रयोग, मतलब क्या कहते हैं उसको, इस विशिष्टतया को क्या बोलेंगे, स्पेशली रूप से प्रयोग किया जाता था इनके द्वारा चित्रित धूसर मृदभांडों का। लेकिन ऐसा नहीं था कि लाल और काले मृदभांडों का प्रयोग होना बंद हो गया था। ठीक है, दरअसल 4 प्रकार के मृदभांड हो गए थे। एक तो लाल हो गया, दूसरा काला हो गया, तीसरा लाल और काला मृदभांड हो गया, मिक्स हो गया दोनों का, और सबसे अंत में चौथा यह चित्रित धूसर मृदभांड था। ठीक है, चलिए यहाँ बता देता हूँ, आगे प्रश्नों को सॉल्व करने में आसानी होगी आपको। देखिए, अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। इस काल में तांबे या कांसे के अर्थ में अयस का प्रयोग होता था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन श्याम अयस या कृष्ण अयस जब शब्द आता था
श्याम अयस या कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग आता था तो क्या हो जाता था, वह हो जाता था लोहा। ठीक है, चलिए तो देखिए, तांबे या कांसे के अर्थ में अयस का प्रयोग होता था। इससे पता चलता है कि उनको धातु कर्म या धातुओं के बारे में जानकारी भी थी। ठीक है, आर्य लोगों में बढ़ई, रथकार, बुनकर, कुम्हार आदि शिल्पियों का भी हमको उल्लेख देखने को मिला है। बात करते हैं दूसरे विकल्प की, तो देखिए, इस काल में हरियाणा में भगवानपुरा नामक स्थल और पंजाब में 3 अन्य स्थलों से चित्रित धूसर मृदभांड के अवशेष पाए गए हैं। ठीक है, और इन सभी मृदभांडों के अवशेष जो है वह ऋग्वेद के समकालीन यानी कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति संग्रहित नहीं है? ए इंद्र, बी वरुण, सी पशुपति अथवा डी मित्र। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पशुपति की स्तुति ऋग्वेद में संग्रहित नहीं की गई। पशुपति को दस्युओं का देवता माना जाता था, यानी कि यहाँ के निवासियों का देवता माना जाता था ऋग वैदिक काल में। बाद में भले इसमें सुधार हुआ, जब उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे तब हम लोग इसको देखेंगे। देखिए, ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, वरुण और मित्र आदि देवताओं की स्तुतियाँ संग्रहित हैं। ठीक है, ऋग्वेद वास्तव में स्तुतियों का एक संग्रह, मतलब आराधना और पूजा करने का एक संग्रह या फिर श्लोक, उसमें कह दीजिए कि सिंपल भाषा में उसमें आरती दी गई है। ठीक है, यह बताया गया है कि किस प्रकार से पूजा पाठ किया जाता है, देवताओं के गुणगान में किस प्रकार का गायन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, ऋग्वेद में इंद्र को बादल का देवता माना गया है। अग्नि का स्थान दूसरा है। वे लोग मानते थे कि अग्नि में डाली जाने वाली आहुतियाँ धुआं बनकर आकाश में जाकर अंततः देवताओं को मिल जाती हैं। ठीक है, इसीलिए जो दाह संस्कार आया उसका एक प्रमुख कारण इस विश्वास को भी माना जा सकता है कि आग में जलाएंगे तो लोगों की आत्मा वह सीधे जो है ईश्वर के पास चली जाएगी। ठीक है, पशुपति को हड़प्पा काल का मुख्य देवता माना जाता है, न कि ऋग्वैदिक काल का। ठीक है, और इसीलिए ऋग्वेद में पशुपति का वर्णन नहीं किया गया या पशुपति की स्तुति का वर्णन नहीं है। यहाँ बताइए, वैदिक संस्कृत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ए, इस काल में परिवार पितृतंत्रात्मक था। बी, इस काल में बाल विवाह का प्रचलन था। सी, इस काल में उषा और अदिति देवियों की पूजा की जाती थी। और डी, समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुप्तचर रखे जाते थे। आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, इस काल में बाल विवाह का प्रचलन था। यह कथन जो है वह सरासर गलत है। ठीक है, देखिए, ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। जो विवाह की न्यूनतम आयु थी वह थी 16 से 17 वर्ष। स्त्रियां जो है वह सभा समिति विधत आदि जगहों पर भाग लेती थी, उनका उपनयन संस्कार होता था, वह यज्ञों में भाग ले सकती थी, उनको शिक्षा या वेदों की शिक्षा का अधिकार था। तो जब इस तरीके की चीज़ें होंगी तो समाज में उनकी उम्र भी इन चीज़ों को पढ़ने और पढ़ाने में बढ़ती है। बिल्कुल सामान्य सी घटना है या सामान्य सी बात है। जैसे वर्तमान समय को आप ले लीजिए कि जब लड़कियां पढ़ रही हैं, जो लड़कियां, उनके विवाह की उम्र भी अब अधिक है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनका विवाह जो है वह 18 वर्ष या 19 वर्ष या 20 वर्ष की आयु में हो जा रहा है। जो अच्छे से एजुकेशन ले रही हैं उनका विवाह जो है 25 से 30 या फिर कहीं कहीं पर हमको देखने को मिलता है कि इससे भी अधिक की उम्र में होता है। तो एजुकेशन जो है वह अनिवार्य है इन सब चीज़ों को रोकने के लिए। ठीक है, अब देखिए, बात करते हैं वहाँ की। ऋग्वैदिक काल में जो है बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। जो विवाह की आयु थी वह 16 से 17 वर्ष थी और साथ ही साथ विधवा विवाह का भी प्रचलन था। ठीक है, अब देखिए, विधवा विवाह के प्रचलन जब बात आई तो एक चीज़ और जानिए कि नियोग प्रथा भी उस काल में हुआ करती थी। अगर किसी स्त्री का पति जो है वह मर जाता था तो वह अपने पति के भाई के साथ विवाह कर सकती थी, या फिर सिंपल अगर नियोग की बात करें तो पति के भाई के साथ पुत्र प्राप्ति हेतु विवाह कर सकती थी। उस विवाह का मात्र एक उद्देश्य होता था, पुत्र की प्राप्ति। ठीक है, और इससे हमको यह पता चलता है कि पुत्र की प्राप्ति इतनी अनिवार्य थी तो वह समाज किस प्रकार का होगा। वह समाज था पितृतंत्रात्मक, और उसी समय एक समाज था, रोमन साम्राज्य था, वह भी पितृतंत्रात्मक था। ठीक है, निरंतर युद्ध होने के कारण लोग जो है वह हमेशा वीर पुत्रों की कामना भी करते थे। इस काल में यानी ऋग्वैदिक काल में अदिति और उषा जो प्रभात समय का प्रतिरूप मानी जाती हैं, उनकी पूजा होती थी, लेकिन प्रार्थना में देवियों की देवताओं के तुलना में प्रमुख स्थान नहीं था। सबसे अंत में
ऋग्वेद में किसी भी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। यहाँ समाज विरोधी हरकतों को रोकने तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुप्तचर रखे जाते थे। ठीक है, स्त्रियां भी गुप्तचर होती थी, यह भी आप अभी से जान लीजिए। नेक्स्ट, वैदिक संस्कृत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो बताइए भैया इन युग्मों पर विचार करके कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। वीडियो को पॉज करके देखा करिए ऐसे प्रश्नों को भाई। चलिए, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी के सभी सही सुमेलित है। ठीक है, देखिए, जो व्राजपति था वह चारागाह का प्रधान होता था, कुलपा को परिवार का प्रधान कहा अथवा कुल का प्रधान कहा जाता था, ग्रामीणी जो है वह गांव का प्रधान होता था। ठीक है, देखिए, ऋग्वैदिक काल के अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े थे। चारागाह या बड़े जत्थे के प्रधान को व्राजपति कहा जाता था, परिवार के प्रधानों को कुलप या कुलपा कहा जाता था, और सबसे अंत में ग्रामीणी आरंभ में छोटी सी कबायली लड़ाकू टोली का मुखिया होता था, और बाद में जब ऐसी टोलियां स्थिरवासी हो गई तब ग्रामीणी जो है वह सारे गांव का मुखिया होने लगा या प्रधान होने लगा। शुरू में एक कबीले का प्रधान होता था या फिर कबीले का मुखिया होता था, लेकिन जब कई कबीले मिल करके एक ही गांव में रहने लगे तो जो ग्रामीणी होता था वह पूरे गांव का मुखिया या प्रधान हो गया। ठीक, चल नेक्स्ट देख लेते हैं। यह भी सूचियां हैं तो इन्हें भी आपको वीडियो को पॉज करके मैच कराना है। चल, अब तक आपने वीडियो पॉज करके अपना आंसर टिक कर लिया होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 4 1 2 3, यानी कि इंद्र जो थे वे किसके देवता थे? इंद्र जो थे वह वर्षा के देवता थे। ठीक, वरुण किसके देवता थे? वरुण जो है वह जल के देवता थे। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। मारुत जो थे वह किसके देवता थे? मारुत आंधी के देवता थे। पवन सुत हनुमान से आप मारुत को याद कर लीजिएगा। ठीक है, सोम किसके देवता थे? सोम जो थे वह वनस्पतियों के देवता थे। फिर से बता देता हूँ, इंद्र जो है, आइए नीचे एक्सप्लेनेशन से देखिए, सामने सामने लिखा है। इंद्र जो थे वे वर्षा के देवता थे या बादल के देवता थे। वरुण वह जल के देवता थे। बादल और जल के देवता अलग अलग हैं। इंद्र वर्षा के, वरुण जल के। मारुत 49 या मारुत जो है वह आंधी का देवता था, और सबसे अंत में सोम वह वनस्पति के देवता थे या वनस्पतियों के देवता थे। नेक्स्ट बताइए यहाँ पर, वैदिक संस्कृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस काल में परिवार में केवल माता पिता और पुत्र को सम्मिलित किया जाता था। दूसरा, इस काल में विष शब्द कबीलों के अर्थ में प्रयुक्त होता था। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा विकल्प सही है या कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 न ही 2। देखिए, इन सारे शब्दों के बारे में ना वहाँ पर बताया गया है। ठीक है, कुलपा, ग्रामीणी, विष, इन सब के बारे में भी वहाँ पर उस लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा, तो जा करके उसको देखेगा जरूर। चलिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो है लिंक डाल दूंगा। फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल कथन 2 सही है। ठीक है, देखिए, ऋग्वैदिक काल के परिवार जो है वह बहुत बड़े होते थे, इनमें दासों तक को शामिल किया जाता था, तो माता पिता पुत्र भर ही क्यों शामिल है कि नहीं। परिवार के लिए गृह शब्द का उल्लेख होता था ऋग्वेद में। यहाँ देखिए, एक्सप्लेनेशन से समझने का प्रयास कीजिए आप थोड़ा सा। देखिए, परिवार, ऋग्वेद में परिवार के लिए गृह शब्द या घर का प्रयोग होता था, तो घर में माता पिता और पुत्र नहीं ना। ठीक, ऋग्वेद में परिवार के लिए गृह शब्द का प्रयोग होता था, इसमें माता पिता पुत्र दास और आदि अन्य सगे संबंधी भी आते थे। ठीक है, उस समय पृथक कुटुंबों, जैसे आज माँ बाप बच्चे अलग हो गए, एक पृथक परिवार बन गया, इस प्रकार की व्यवस्था उस समय नहीं थी। ठीक है, पारिवारिक संबंधों में विभेदीकरण अथवा अलगाव नहीं था, लोग कुटुंब बना करके एक ही साथ रहते थे। ठीक है, ऋग्वेद में कबीले के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शब्द होता था विष। ठीक है, कुटुंब एक बड़ी सम्मिलित इकाई हुआ करती थी। ठीक, ऋग्वेद में कबीले के लिए दूसरा महत्वपूर्ण जो शब्द था वह था विष। विष को लड़ाई के उद्देश्य से ग्राम नामक टोलियों में बांटा गया, और ऋग्वेद में विष शब्द का जो है 170 बार उल्लेख हुआ। विष के प्रमुख को विषपति बोला जाता था। क्या बोला जाता था? विषपति। यहाँ नहीं बताया गया, बता दूं आपको, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैदिक संस्कृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संस्कृति इहलौकिक थी,
दूसरा, इस काल में उपासना की विधि स्तुति पाठ करना और यज्ञ बलि अर्पित करना था। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक और न ही दो। चलिए, सही आंसर है इसका, बताइए कौन सा। ऑप्शन नंबर सी, दो के दोनों ही सही होंगे। देखिए, इहलौकिक कहने का मतलब जो लोग थे ऋग वैदिक काल के जो आ रहे थे वह मानते थे भगवान हमको जो है धन दे दो, हमको गाय दे दो, हमको पुत्र दे दो, हमको फलना सुख दे दो, हमको ढिमका सुख दे दो। मतलब जो मांगते थे वह अपने इसी जन्म या इसी समय के लिए मांगते थे। ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद हमको मोक्ष दे दो, ये कर दो, वो कर दो, है कि नहीं, ये सब चीज़ें नहीं मांगते थे। तो पारलौकिक सुख की कामना उनकी नहीं थी। ठीक है, जैसा आज आपको पारलौकिक सुख के बारे में कह कह के डराया और धमकाया जाता है। ठीक, तो ऐसी उनमें कोई इच्छा नहीं थी। ठीक है, और आप भी अपनी मोक्ष की कामना को छोड़ते हुए डरना बंद कीजिए और वर्तमान को जीजिए। ठीक है, वर्तमान का सुख लीजिए और थोड़ी मेहनत अपने ऊपर कीजिए ताकि वर्तमान के सुख को आप और अधिक बढ़ा सकें। ठीक है, उस समय के वर्तमान को जो आप थोड़ी सी मेहनत करने के बाद पाएंगे, भविष्य के वर्तमान को। चलिए, देखिए, वैदिक काल के लोग देवता की उपासना आध्यात्मिक उत्थान और जन्म मृत्यु की कष्टों से मुक्ति के लिए नहीं करते थे। ठीक है, वे अपने देवताओं से संतान, पशु, अन्न, धान और निरोग या आरोग्य आदि पाने की कामना के लिए यह कामना करते थे अपने देवताओं से। और देवताओं की मुख्य रीति क्या थी, उनकी स्तुति पाठ करते थे, यज्ञ में बलि का अर्पण का यज्ञ करते थे, बलि देते थे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो दौर था वह था स्तुति पाठ में। ठीक है, चलिए, और हाँ, यह सभी सामूहिक रूप से भी यज्ञ करते थे और अलग अलग इंडिविजुअल भी पूजा करते थे और अलग अलग, जैसे कि आजकल आप लोग देखेंगे, आप लोग अपने घरों में कुछ लोग पाठ कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ लोग कई बार आप जाते हैं दूसरों के घरों में भी पाठ को करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, वैदिक संस्कृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। पहला, ए, आरंभिक आर्य का निवास सिंध और पंजाब क्षेत्र में था। दूसरा, इस काल में दक्षिणा के रूप में गाय और दासियों के साथ भूमि भी दी जाती थी। सी, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में दिया गया है। और सबसे अंत में ऑप्शन डी, इस काल में वर्ण व्यवस्था आरंभ हो गई थी। बताना है आपको कि कौन सा आंसर इसमें गलत है। चलिए, सिंपल है। देखिए, भूमिदान के बारे में आपको सिंधु घाटी सभ्यता में ही बताया गया था कि जो भूमिदान थी वह 7 वाहनों के द्वारा शुरू की गई थी। इसके पहले जहाँ पर भी है वहाँ आप उसको गलत कर दीजिएगा। ठीक है, तो बस ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। बाकी गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है, लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने इसको दिया था। ठीक है, ऋग्वेद में पुरोहित विश्वामित्र ने लोगों को आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र की रचना की थी। ठीक है, देखिए, पुरोहितों को दक्षिणा में गाय और दासियां दी जाती थी, भूमिदान नहीं होता था। इस काल में लोग गाय चराने, खेती करने और रहने के लिए भूमि पर अधिकार तो करते थे, लेकिन उनका भूमि पर कोई निजी स्वामित्व नहीं होता था। ठीक, आरंभिक आर्यों का जो निवास था वह पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों में था। वही सप्त सिंधु प्रदेश, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का यह क्षेत्र है ना। ठीक है, बाकी समाज में वर्ण व्यवस्था का आरंभ हो चुका था और यह कट्टर लेकिन नहीं था। ठीक है, चतुर्वर्ण शूद्र कहलाते थे। चौथा जो वर्ण था वह शूद्र का था और यह ऋग्वेद के अंत में हमको दिखाई भी पड़ा। कब? पुरुष सूक्त में, जो कि ऋग्वेद का 10वां मंडल है और जिसकी रचना सबसे नवीनतम है। ठीक है, 10वां और दूसरा मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया था ना ऋग्वेद में। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि वैदिक कालीन साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस काल में रचे गए वैदिक सूक्तों का संग्रह संहिता कहलाता है। दूसरा, ऋग्वेद संहिता सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ है। और तीसरा, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना वैदिक संहिताओं के बाद हुई है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल सी जो है सी कह रहा हूँ डी 1, 2 और
3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 3 के तीनों ही कथन सही हैं। देखिए, जो सभी वैदिक संहिता यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद जो सारे हैं ना, उनको सबको संयुक्त रूप से कहा जाता है क्या कहते हैं, वैदिक संहिता कहा जाता है। ठीक है, वैदिक संहिता कहा जाता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को। बाकी यहाँ पर बात जो है वह ऋग्वेद की हो रही है, और ऋग्वेद में जो है उसको जो है उसके सूक्तों को जो है क्या कहा गया, सूक्तों का संग्रह संहिता कहा गया। ठीक है, वैदिक सूक्तों का संग्रह संहिता कहा गया है। और उसके बाद ऋग्वेद संहिता सबसे प्राचीन है, इसके बारे में बात हो चुकी है। ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर चारों वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में ऋग्वेद संहिता सबसे पुराना है। ठीक है, वैदिक सूक्तों या मंत्रों के संग्रह को जो है वह संयुक्त रूप से संहिता कहा गया। ठीक है, वैदिक संहिता कह लीजिए या फिर संहिता कह लीजिए। ठीक, और इसी में जो है वह आरंभिक वैदिक युग का भी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथों की। तो देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना वैदिक संहिता के बाद हुई है। ठीक है, यानी कि पहले वैदिक संहिता लिखी गई, सारी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सारी लिखी गई, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई और उनमें जो है वैदिक अनुष्ठान की विधियां संग्रहित हैं और उन अनुष्ठानों की सामाजिक एवं धार्मिक व्याख्याएं भी दी गई हैं। क्या है ब्राह्मण ग्रंथों में? ब्राह्मण ग्रंथों में जो वैदिक अनुष्ठान है उनको किस प्रकार किया जाता होगा या फिर किस प्रकार आप वैदिक अनुष्ठान को आयोजित कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है ब्राह्मण ग्रंथों में। ठीक है, और साथ ही साथ उन वैदिक अनुष्ठानों की सामाजिक और धार्मिक महत्ता या फिर आवश्यकता क्या है उसके बारे में भी व्याख्या की गई है। ठीक, देखिए, ऋग्वैदिक काल के बाद रचे गए ग्रंथों पर आधारित इतिहास जो है उसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। यानी कि यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के आधार पर जो इतिहास की रचना की गई है उनको उत्तर वैदिक काल कहा गया और बाकी को वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल कहा गया है। बाकी बचा कौन? ऋग्वैदिक काल ही तो बचा। नेक्स्ट, सूचियां हैं। यहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करके सूचियों को सुमेलित करवाना है, तो वीडियो पॉज करके सूचियों को सुमेलित करवाइए। चलिए, अब तक आपने वीडियो पॉज करके अपनी सूचियां सुमेलित करवा ली होंगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 4 2 1। ठीक है, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति या देवताओं का गान है। सामवेद में जो है गायन है। ठीक है, यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में ऋचाएँ और कर्मकांड है। और सबसे अंत में अथर्ववेद में क्या है? तो अथर्ववेद में व्याधियों के निवारण हेतु तंत्र मंत्र की व्यवस्था दी गई है। ठीक है, व्याधियों के निवारण हेतु तंत्र मंत्र की व्यवस्था अथर्ववेद में दी गई। व्याधियाँ या फिर व्याधियों को आप समस्या या फिर बीमारियों से भी समझ सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको समझना हो जिस प्रकार से। देखिए, ऋग्वेद देवताओं की स्तुति करता है, सामवेद में गायन है, सरगम यहीं से निकली है। ठीक है, सा रे गा म प ध नि। यजुर्वेद ऋचाएँ तथा कर्मकांड है और सबसे अंत में ऋग्वेद में व्याधियों के निवारण हेतु तंत्र मंत्र की व्यवस्था की गई है। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि वैदिक और उत्तर वैदिक अवस्था में ग्रंथों की रचना काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ऋग्वेद की रचना 1000 से 500 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में हुई थी। दूसरा, उत्तर वैदिक ग्रंथ की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व में उत्तरी गंगा के मैदानों में हुई थी। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 न ही 2। थोड़ा सा बहुत बढ़िया से खिलवाड़ किया गया है आपके साथ। अभी मैं लगातार बताते भी चला हूँ चीज़ों को, आपको जरा सा ध्यान देंगे ना तो आंसर अपने आप कर डालेंगे। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 2 के दोनों ही कथन सही हैं। ऋग्वेद अगर पुराना है तो वह 1500 से 1000 ईसा पूर्व का होगा ना, और उत्तर वैदिक काल यानी कि जो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं वह नए हैं, ऋग्वेद के बाद बने हैं, तो उनका समय 1000 से 500 ईसा पूर्व का होगा। बस इतना ही तो देखना था। देखिए, ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास पश्चिमोत्तर भारत यानी पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में की गई थी। उसके बाद उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों की रचना जो है 1000 से 500 ईसा पूर्व में उत्तर गंगा के मैदानों में की गई थी। ठीक है, चलिए, मध्य गंगा घाटी में विकास हुआ था उत्तर वैदिक काल के आर्यों का। ठीक, नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस काल के लोगों की जीविका का मुख्य साधन कृषि थी।
दूसरा, इस काल में जौ के साथ चावल और गेहूँ मुख्य फसल हो गए थे। तीसरा, इस काल में केवल चित्रित मृदभांड का प्रयोग होता था। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या डी 1, 2 और 3। चलिए जल्दी कीजिए। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 और 2 सही है। केवल चित्रित मृदभांड दे दिया। मैंने बताया ना आपको 4 प्रकार के मृदभांडों का प्रयोग होता था। एक लाल होता था, एक काला होता था, एक लाल काला दोनों होता था। हाँ, विशिष्टतया या विशिष्ट रूप से इस संस्कृति की पहचान जो है होती थी वह चित्रित धूसर मृदभांडों के आधार पर ही होती थी। ठीक है, आइए देखिए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए उत्तर वैदिक काल आ गया ना हम लोग। देखिए इस काल में कृषि लोगों की जीविका का मुख्य साधन हो गई थी उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व या फिर सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस काल के आर्यों या उत्तर वैदिक काल के आर्यों की जो जीविका का मुख्य साधन था वह कृषि हो गया था। पशुचारण अब गौण हो गया था या कम हो गया था। ठीक है, पशुचारण जो है वो वैदिक कालीन या ऋग वैदिक कालीन आर्यों की विशेषता थी, न कि उत्तर वैदिक कालीन। ठीक, अब देखिए वैदिक काल के जो लोग थे वे जौ उपजाते थे और इस काल में चावल और गेहूं भी उनकी मुख्य फसलों में शामिल हो गए थे। आगे चल कर के गेहूं पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुख्य खाद्य भी हो गया था। देखिए वैदिक ग्रंथों में चावल को ब्रीही नाम से कहा जाता है या संबोधित किया जाता है। चावल के नाम का क्या उल्लेख किया गया है? ब्रीही नाम से। ठीक, उत्तर वैदिक काल के लोग जो है वह 4 प्रकार के मृदभांडों से परिचित थे। काला व लाल मृदभांड, काली पालिशदार मृदभांड, चित्रित मृदभांड और लाल मृदभांड। जबकि इनमें जो है लाल मृदभांड सबसे अधिक प्रचलित था। उत्तर वैदिक काल में लाल मृदभांड सबसे अधिक प्रचलित था और चित्रित धूसर मृदभांड उनकी सर्वोपरि वैशिष्टता का या विशिष्टता का सूचक था। नेक्स्ट आइए और इसको लेक्चर को यहीं पर रोक देते हैं। इसके बाद जो है हम ज़्यादा लंबा हो जा रहा है ना लेक्चर, तो इसको हम आज ही डिस्कस करेंगे। शाम को नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा, जब क्या कहते हैं मध्यकालीन इतिहास का चैप्टर बहुत छोटा है आज का, उसमें 15-20 प्रश्न ही हैं। तो या तो उसी के साथ या उसके जस्ट बाद जो है आपको एक और लेक्चर वैदिक काल का मिल जाएगा। थोड़ा बड़ा चैप्टर है ना यार। आइए यहाँ बताइए कि उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस काल में राजा अधिक शक्तिशाली हो गया था और वह स्थायी सेना रखने लगा था। दूसरा, इस काल में सभा समिति का महत्व बना रहा। और सबसे अंत में ऑप्शन नंबर 3 है कि इस काल के क्षेत्र के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग होने लगा था। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है और ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं और इस प्रश्न को आपको स्वयं सॉल्व करना है। ठीक है, ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3 और सी केवल 3 और सबसे अंत में ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। चलिए फिलहाल इस लेक्चर को यहीं रोक रहे हैं। इस वाले प्रश्न पर आप विचार कीजिए। मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद अपने नए लेक्चर के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।